हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं गुलशन कुमार आज आपके सामने एमसीक्यू पार्ट 3 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर 20 एमसीक्यूज लाया हूँ। तो इस 20 एमसीक्यूज को देखने के लिए वीडियो के में लास्ट तक बने रहें। रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस टू बी डिटरमाइंड फॉर ए previous year, B succeeding year, C calendar year, D none of the above. Residential status to be determined for A previous year is the correct answer. Second, an individual is called not ordinarily resident if he satisfies A one basic condition and one or none of additional conditions, B one basic condition only, C none of the basic conditions, D one basic and both of additional conditions. An individual is called not ordinarily resident. One basic and one or none of additional conditions is the correct answer. क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए बेसिक और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट ऑर्डिनरी, तो वन और नॉन ऑफ एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग वहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन बेसिक कंडीशन ये भी करेक्ट आंसर है, बट हमको सुटेबल आंसर फाइंड करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर ये भी सही है। ठीक है, पर हमको करेक्ट सुटेबल आंसर चाहिए। नॉट ऑर्डिनरी, तो नॉट ऑर्डिनरी के लिए हमें वन या नन ऑफ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज ए वन बेसिक कंडीशन ओनली, बी one basic and one or none of additional condition, C none of the basic condition, D one basic and both of additional condition. नॉन रेसिडेंट के लिए हमें ना कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करना होता है, तो वो आंसर सी है, सी नन ऑफ द बेसिक कंडीशन। फोर्थ, अतुल इज अ फॉरेन सिटीजन. हिज फादर वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1951 एंड मदर वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1950. ठीक है, दोनों अलग अलग ओरिजिन के हैं, इसलिए अतुल एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, हिज ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1922. अतुल विजिटेड इंडिया टू सी ताजमहल एंड विजिट अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस. ही केम टू इंडिया ऑन 1 नवंबर 2018. ठीक है, फॉर 200 डेज. देखिए यहाँ पर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, होता क्या, 200 डेज दिया है, 182 डेज बेसिक कंडीशन फुलफिल करने की कंडीशन है, तो बच्चे समझेंगे ये रेसिडेंट है, बट यहाँ ध्यान दीजिए ये 1 नवंबर को आया है। ठीक है, तो नवंबर से काउंटिंग होगा 31 मार्च 2019 तक। तो नवंबर, देखिए यहाँ पर नवंबर 1 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, टोटल 5 मंथ काउंट करेंगे, वो टोटल 150 डेज होगा। ठीक है, 150 डेज, इट मीन्स ये रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, ही हैज़ नेवर केम टू इंडिया बिफोर, उससे पहले वो कभी नहीं आया था, तो रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, उसका असेसमेंट ईयर 1920 है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, फिफ्थ, द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस आर टू बी satisfied बाय अ पर्सन टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया. ए, he is a resident in India at least 2 years out of the 10 previous year immediately preceding the previous year. B, he has been in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. C, both A and B. D, none of the above. दोनों कंडीशन सही हैं, तो इसलिए C is the correct answer, both A and B. जैसा हम लोग जानते हैं एडिशनल कंडीशन के लिए हमें 2 साल पिछले 10 सालों में रहना होता है, या तो एंड 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ऑफ 7 ईयर्स. ठीक है. सिक्स्थ, एक्स एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980 लेफ्ट फॉर जापान ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर एम्प्लॉयमेंट. देखिए यहाँ एग्जाम्पशन मिलेगा, एग्जाम्पशन वहाँ फुलफिल होंगे. क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जा रहा है जापान. ठीक है, 1 जुलाई 2017 को. He came back to India on 1 जनवरी 2019 को on a visit and stayed for 4 months. ये 1 जनवरी को आते हैं. ठीक है, 2019 को 4 महीने रुकते हैं.
इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है असेसमेंट ईयर 1920। इसका देखिए असेसमेंट ईयर 1920 है, इसलिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा 1819। ये गया कब 17 में, आया 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। और ये 182 डेज का कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं बेसिक कंडीशन, इसलिए नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। रितेश, an Indian citizen, left India for UK on 1st September 2018 to take up a job there. His residential status for the assessment year 1920 would be A. Resident and ordinarily resident, B. Not ordinarily resident, C. Non-resident, D. None of the above. देखिए यहाँ इंडियन सिटीजन था, इंडिया छोड़ा उसने यूके जाने के लिए 1 सितंबर को 2018 में। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक टोटल 183 डेज होते हैं, ठीक है। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 182 डेज होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 सितंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये 182 डेज का कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. Mr. Rajiv, born and brought up in India, left for employment in Belgium on 15th October 2018. He has never gone out of India previously. What is his residential status for the assessment year 1920? A. Non-resident, B. Not ordinarily resident, C. Resident, D. Ordinarily resident. मिस्टर राजीव जो बॉर्न होते हैं और इनको इंडिया लाया जाता है और फिर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से बेल्जियम चले जाते हैं 15 अक्टूबर को। तो जैसा कि मैंने बोला था 31 सितंबर तक 182 डेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कभी बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं ये। एंड ही हैज़ नेवर गॉन आउट ऑफ इंडिया, इससे पहले वो कभी नहीं गए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इनका बताना है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। 9. Bush, a foreign citizen, has been visiting India for 100 days every year since 1st April 2008. Determine his residential status for previous year 1819. 100 days, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ है 90 डेज, ठीक है। 90 डेज होगा तो नॉन रेसिडेंट, 100 डेज होगा तो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 105 डेज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस चीज़ को कहीं लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ऐसे ही सेम क्वेश्चन इसी बेस पे आएगा। देखिए ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लगभग सेम है, ये 100 डेज का है, ये 90 डेज का, ये 105 डेज का है। देखिए 9 फॉरेन सिटीजन है, इंडिया विजिट करता है 100 दिन के 100 डेज के लिए, ठीक है, सिंस 1 अप्रैल 2008। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। Bush, a foreign citizen, has been visiting India for 100 days every year since 1st April 2008. Determine his residential status for previous year 1819. रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। 100 डेज है, फॉरेन सिटीजन, ध्यान दीजिए 1 अप्रैल 2008 को आया है ये, ठीक है। तो जैसा कि है इसमें ध्यान दीजिए 90 डेज के लिए, 100 डेज के लिए, 105 डेज के लिए, 3 क्वेश्चन देखिए सेम बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि मैंने दिया भी है 100 डेज, 90 डेज, 105 डेज। तो यहाँ देखिए एक बार इसको कहीं नोट कर लीजिए। 90 डेज के लिए नॉन रेसिडेंट होगा, 100 डेज के लिए रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा, 105 डेज के लिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। कैसे, देखिए 100 डेज वाले में जैसा कि 9th क्वेश्चन में 100 डेज दिया है, यहाँ देखिए ये बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। 100 डेज में ये बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट ये एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। 10th, हेलन, अ फॉरेन सिटीजन, हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 90 days every year since 1/4/2008. Determine his residential status for previous year 1819. A. Resident, B. Resident and ordinarily resident, C. Resident and not ordinarily resident, D. Not non-resident. जैसे मैंने बोला था 90 डेज में
ये नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। 11. Pointing a foreign citizen has been visiting India for 105 days every year since 1st April 2008. Determine his residential status for previous year 1819. A. Resident. B. Resident and ordinarily resident. C. Resident and not ordinarily resident. D. Non-resident. ठीक है, जैसे मैंने बोला 105 डेज में बेसिक और एडिशनल कंडीशन ये दोनों फुलफिल करता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। 12. If Karta is resident and ordinarily resident in India, but control and management of HUF is situated partly outside India in the previous year, the HUF is A. Resident and ordinarily resident. B. Resident non-ordinarily resident. C. Non-resident. D. Resident. देखिए HUF के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाता है वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ कर्ता जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड HUF यहाँ उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। 13. HUF of Ashwin consisting of himself, his wife and 2 sons is assessed to income tax. The residential status of HUF would be non-resident when A. The management and control of its affairs is wholly in India. B. The management and control of its affairs is wholly outside India. C. The status of Karta is non-resident for that year. D. When majority of the members are non-resident. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस HUF का बताना है जो कि नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टिंग हिमसेल्फ एंड 2 सन्स, ठीक है, इनकम टैक्स। देखिए तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो होली आउटसाइड इंडिया होगा, तभी वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस का पता चलेगा हमको, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 14. Determine the residential status of HUF if its control and management is wholly in India and कर्ता of HUF is a non-resident. देखिए यहाँ ध्यान से, कर्ता जो है वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, बट द HUF जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो होली इन इंडिया में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ होली मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट देखा जाता है, HUF के केस में हरदम कंट्रोल और मैनेजमेंट देखा जाता है, वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, ठीक है। तो इंडिया में इसलिए इसको ये रेसिडेंट है, पर लेकिन यहाँ HUF नॉन रेसिडेंट इसलिए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा गया है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 15. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडियन कंपनी इज रेसिडेंट. ए. इफ एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली इन इंडिया. बी. इफ पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया. सी. रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. इंडियन कंपनी में हमको केवल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट देखना होता है, ना कि कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो एंड डी इफ इट इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो सी इज द करेक्ट आंसर, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. ओके. 16. Alpha Limited is an Indian company. It carries business in Delhi and London. Total control and management of the company is situated in London. More than 85% of its business income is from the business in England. If so, its residential status will be A. Resident. B. Non-resident. C. Not ordinarily resident. D. None of the above. जैसा मैंने बोला कि इंडियन कंपनी के लिए हमको केवल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट देखना होता है, ना कि उसके इफेक्टिव मनी या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना होता है, ठीक है, वो नहीं देखना होता है. देखिए जैसे यहाँ लिखा ना, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया. कंपनी के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं देखा जाता है, बट वी हैव टू सी इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट. ये सब पॉइंट्स जो हैं इनको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है. तो ए रेसिडेंट, जैसा कि मैंने क्या बोला, इंडियन कंपनी हरदम रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. फॉर्म एंड कंपनी के केस में रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ही चेक करते हैं, ना कि ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट चेक करते हैं, ठीक है.
इस चीज़ का नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 17. A foreign company would be resident in India. A. If its control and management is partly in India. B. If its place of effective management is in India. C. If its place of effective management is outside India. D. If its control and management is wholly in India. देखिए, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होगा, तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 18. अ पार्टनरशिप फॉर्म वुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ए if its control and management is partly in India, if its place of effective management is in India, C. if its place of effective management is outside India, D. if its control and management is wholly in India. A is the correct answer. Control and management is partly in India, ठीक है, तो रेसिडेंट कराएगा। 19. A LLP would be shall be non-resident of India if A. if its control and management is partly in India. B. if its place of effective management is in India. C. if its place of effective management is outside India. D. if its control and management is wholly in India. A is the correct answer. नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट जो है पार्टली इन इंडिया में होता है। 20. लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ, ठीक है। मिस्टर रामजी, एज 55 ईयर, इज कर्ता ऑफ HUF डूइंग टेक्सटाइल बिजनेस एट नागपुर. He is residing in Dubai for the past 10 years and visited India for 20 days every year for filing the income tax return of HUF. His two major sons take care of the day-to-day affairs of the business in India. The residential status of HUF for the assessment year 1920 is A. resident, B. non-resident, C. resident and ordinarily resident, D. not ordinarily resident. D is the correct answer. देखिए क्या, क्यों? क्योंकि ये इसका बिजनेस जो है इंडिया में बेसिकली है, और इसके दोनों बेटे देखते हैं इसके बिजनेस को, और वो केवल 20 डेज के लिए हर साल आता है इनकम टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, राम जी। तो कर्ता ऑफ HUF जो है वो बेसिकली है नागपुर में उनका टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक है, पर वो रेसिडिंग इन दुबई 10 साल से, पिछले 10 साल से वो दुबई में रहते हैं, ठीक है, तो रेसिडेंट तो कहलाएंगे, ठीक है, वो HUF अगर देखा जाए तो रेसिडेंट कहलाएगा, बट यहाँ कर्ता जो है कर्ता जो है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है। HUF तो दोनों है, बट कर्ता जो है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर।